एवरीवन। सो ये है आपकी 11 के एनसीईआरटी। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ने हैं 6 साइंटिस्ट। सो इसके अंदर आपको जो भी बोलने वाली हूँ ना, इस चीज़ों को तो रट ही लेना है। सो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर रॉबर्ट हुक का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन आप जो मॉड्यूल्स लगाओगे तो वहाँ पर आपको रॉबर्ट हुक का जिक्र ज़रूर आएगा। सो सबसे पहले डेड सेल देखने वाले कौन से साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक। देन एंटोन वॉन लीवेनहुक, सबसे पहले लिविंग सेल देखने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? एंटोन वॉन लीवेनहुक। देन शेल्डिन क्या है? एक जर्मनिस्ट है, और मतलब ये जर्मन के रहने वाले हैं, और ये बोटानिस्ट है। बोटानिस्ट मतलब क्या? जो प्लांट का स्टडी करते हैं उन्हें बोटानिस्ट कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले मतलब इन्होंने ये बोला था कि ऑल प्लांट सेल जो होते हैं ना, वो सेल से ही मिलकर बने हैं। मतलब ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, ये इन्होंने कहा था। कब कहा था? 1838 में कहा था। जो श्वान है, श्वान क्या है? ब्रिटिश के रहने वाले हैं, एक जूलॉजिस्ट है, और इन्होंने क्या बोला था? ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल, कि जो एनिमल है, सारे एनिमल किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सिंपली लिख दिया है प्लांट सेल। मतलब ये जो शेल्डिन है, इस भाई साहब ने बोला था कि जो सारे प्लांट है ये सेल से मिलकर बने हैं, और ये जो श्वान है, इस भाई साहब ने बोला था जो सारे एनिमल है वो सेल से मिलकर बने हैं। कब बोला था? 1839 में बोला था, और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। सो आपको ये पता होना चाहिए कि शेल्डिन बॉटनिस्ट है, जर्मन का रहने वाला है, श्वान जूलॉजिस्ट है, ब्रिटिश का रहने वाला है। देन ये जो श्वान है, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल जो होती है उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे आज हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने कहा था जो प्लांट सेल होती है उसके अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कि आज हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड और एक लेयर होगी जिसे सेल वॉल कहते हैं। सो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है। सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का। ये किसने बताया था? हमें श्वान ने बताया था। सो सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है। ये किसने बताया था? हमें श्वान ने बताया था। देन जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी शेल्डिन एंड श्वान ने टुगेदर, शेल्डिन एंड श्वान ने मतलब इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सो इसके बाद इस सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने के लिए और एक साइंटिस्ट आए थे जो थे रुडोल्फ विर्चो जो थे, उन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। और उन्होंने हमें कहा था कि ओमनी सेलुला इज सेलुला, जिसका मीनिंग होता है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम देयर प्रे एग्जिस्टिंग सेल, कि सारे सेल अपने प्रे एग्जिस्टिंग सेल से ही आए हैं। सो ये बात किसने कही थी? 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कही थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। देन रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने बताया था न्यूक्लियस के बारे में कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये किसने बोला था? रॉबर्ट ब्राउन ने बोला था। सो 6 साइंटिस्ट यहाँ पर खत्म। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको नीट के अंदर कि सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। ऑल सेल इज मेड अप ऑफ मतलब ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल किसने कहा था? शेल्डिन ने कहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। तो मतलब जो सेल होता है, तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। बट लेट मी टेल यू, अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो अब हम इसके बीच में का डिफरेंस करेंगे। सो जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो सेल 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रिमिटिव सेल है, पुरानी सेल है। और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सो आपको पता है 5 किंगडम हमने पढ़े थे, तो उसके अंदर जो किंगडम मोनेरा के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल किसके अंदर होती है? किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सो 4 किंगडम है। वो 4 किंगडम कौन से है? सो देखिए यहाँ पर अगर आपने ये चीज़ लर्न कर लिया तो आपको जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसके अंदर भी आपने मतलब कुछ चीज़ें आप यहीं पर लर्न कर रहे हो उसकी। सो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो 4 किंगडम, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है 4 किंगडम के अंदर आएगी। वो जो 4 किंगडम है उसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होगी? यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी। कौन से है वो 4 किंगडम? सो वो है प्रोटिस्टा के बाद आ जाएगा आपका फंजाई, देन आ जाएगा आपका प्लांट किंगडम, और फिर आ जाएगा आपका एनिमल। सो जो एनिमल सेल है, सो मैं भी एक एनिमल हूँ, सो मैं भी, मेरे पास भी कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सो यहाँ पर हम एक टिपिकल सेल पढ़ेंगे, टिपिकल बैक्टीरियल सेल पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल समझने के लिए। सो हम ले लेंगे एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले मतलब छोटे ऑर्गेनेले एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन
बाउंड ऑर्गेनेले, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले यूकारियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ऑर्गेनेले मतलब होता है स्मॉल ऑर्गेन, छोटे छोटे ऑर्गेन। अब यहाँ पर टिपिकल बैक्टीरियल सेल का अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका मतलब एनवोलप अगर हम देखेंगे, सेल एनवोलप जिसे कहते हैं, तो ये जो एनवोलप है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो वो 3 चीज़ें कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल एंड देन ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स की भी 2 लेयर होती है, आउटर लेयर, इनर लेयर। एक होती है कैप्सूल और एक होती है स्लाइम लेयर। कैप्सूल एंड देन होती है स्लाइम लेयर। अब मैं एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल ड्रॉ कर रही हूँ। सो ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या हो जाती है? इनफोल्डिंग हो जाती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो गई और वो क्या बना लेती है? स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मीजोजोम। ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर क्या मिलेगी आपको? सेल वॉल मिलेगी। और वो जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? वो मिलकर बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। सो पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है और आपको क्या मिलेगी? एक आउटर लेयर मिलेगी जिसे कि ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर मिलेगी जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये है आपकी टिपिकल बैक्टीरियल सेल। अब यहाँ पर क्या होता है? जो यहाँ से क्या निकलेगी और जो आपके मतलब यहाँ पर एक आपको फ्लैजेला मिलेगा। देखिए बड़ा लंबा सा ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। फिर इसके बाद आपको सीलिया भी मिलता है, ऐसा छोटा छोटा। ये जो है ना, ये क्या है? ये सीलिया है। सो फ्लैजेला, सीलिया। फिर और एक चीज़ मिलती है बैक्टीरिया के अंदर, पिलाई मिलता है। ठीक है, पिलाई हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में। तो ये है पिलाई। और आपको मिलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं फिम्ब्रे। तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगी जिसे क्या कहेंगे? जिसे कहेंगे फिम्ब्रे कहेंगे। तो बेसिकली जो ये है एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर ये क्या है आपकी सबसे, ये जो है ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है आपकी? ये है आपकी सेल वॉल। कौन सी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। और ये क्या है? ये है ग्लाइकोकैलिक्स। सो ये 3 लेयर हो गई और इस 3 लेयर को क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। इन तीनों को मिलाकर कहेंगे सेल एनवोलप। ये क्या है आपका? बड़ा सा, सबसे बड़ा क्या होता है? लंबा सा फ्लैजेला। ये है आपका फ्लैजेला। ये क्या है? आपके छोटे छोटे प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सीलिया। ये मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। फ्लैजेला भी मूवमेंट के लिए मदद करता है। ये क्या है ऐसा? ये है आपका पिलाई। सो ये क्या करेगा? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वैसे तो बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो पिलाई के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देन उसके बाद ये क्या है? फिम्ब्रे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे कहते हैं फिम्ब्रे। टू होल्ड, ये होल्ड करने के लिए काम आते हैं, पकड़ने के लिए काम आते हैं। तो ये क्या है? ये जो है ये मूवमेंट के लिए काम आएगी। फॉर मूवमेंट। सीलिया भी फॉर मूवमेंट के काम आते हैं। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, इसे क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं। जो काम यूकारियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोकारियोटिक सेल के अंदर वो मीजोजोम करते हैं। तो ये मीजोजोम का मैं आपको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी से, तो वो पॉइंट आपको लिखने हैं। मीजोजोम के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर मदद करता है, बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए ये मीजोजोम हेल्प करता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली जो आपका प्रोकारियोटिक सेल होती है, बैक्टीरिया इज नथिंग बट अ प्रोकारियोटिक सेल। सो यहाँ पर क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। तो वहाँ पर ऐसा सर्कुलर आपका जो बैक्टीरिया सेल है उसका डीएनए पड़ा होता है। सो ये है बैक्टीरियल डीएनए। ये क्या है? ये है बैक्टीरियल प्रोकारियोटिक सेल का डीएनए। जिस जगह पर ये पड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उस जगह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं, या उसे जीनोफोर भी कहेंगे। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, न्यूक्लियोइड। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली? उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। सो फॉस्फेट ग्रैन्यूल। सो इंक्लूजन बॉडी होती है, इंक्लूजन बॉडी के इसके मतलब इंक्लूजन बॉडी होती है, उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। तो आपको मिलेंगे फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइशियल ग्रैन्यूल। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। और ये ग्रैन्यूल क्या होते हैं? ये स्टोर फूड होते हैं बैक्टीरिया का। सो ये क्या आपको मिल जाएगा? इंक्लूजन बॉडी जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। इंक्लूजन बॉडी के अंदर आपको क्या मिलेंगे? ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? ग्रैन्यूल्स। मतलब इसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरियल स्टोर फूड होता है।
बैक्टीरियल स्टोर फूड होता है, स्टोर फूड होता है। सो इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, इंक्लूजन बॉडी के अंदर बैक्टीरिया अपना स्टोर फूड रखते हैं, अपना खाना रखते हैं। देन आपको क्या मिलेगा, आपको बैक्टीरिया सेल के अंदर राइबोसोम मिलेंगे। कैसे होते हैं वो राइबोसोम, ये होते हैं 70S राइबोसोम। सो ये क्या है, ये है राइबोसोम। और कौन से राइबोसोम है, ये 70S। इसका सब यूनिट क्या है, 70S है, तो इसका सब यूनिट आपको मिलेगा 40S और 30S। तो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम मिलते हैं। अब ये जो है बेसिकली, अब एक टर्म हमें और यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है। वैसे तो ये हमें डीएनए के चैप्टर में इन डिटेल करना है सेंट्रल डॉग्मा। तो सेंट्रल डॉग्मा का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आपका जो डीएनए है, ये डीएनए रेप्लिकेशन करके डीएनए बनाएगा वाया रेप्लिकेशन, ठीक है। देन ये डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए आरएनए भी बनाएगा, mRNA, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन से ये आरएनए बनाएगा, और फिर ये जो आरएनए है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्रोटीन, ये बनाएगा प्रोटीन। इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। सो डीएनए से आरएनए बनेगा, उस प्रोसीजर को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कपल्ड होते हैं। ये मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिखो। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो बेसिकली इसलिए क्या होता है ना कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनना। सो देखो डीएनए से यहाँ पर एमआरएनए बन गया, और फिर इसी एमआरएनए से क्या बनता है, यहाँ पर इस एमआरएनए से ये जो राइबोसोम है यहाँ पर आके लग जाएगा, और आपको इसके अंदर एक पॉलीसोम कंडीशन भी दिखती है। सो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एक कंडीशन दिखती है जिसे पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम का सिंपली मीनिंग क्या होता है, एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम लगना, इसे क्या कहेंगे, पॉलीसोम कहेंगे। सो आप देख सकते हो, सो वन आरएनए विथ मेनी राइबोसोम कॉल्ड पॉलीसोम। ये एक आरएनए है बेचारा, और ये एक गरीब आरएनए बहुत सारे, ये एक जो आपको आरएनए दिख रहा है ये एक गरीब आरएनए बहुत सारे राइबोसोम के साथ है, और इसी को कहते हैं पॉलीसोम कंडीशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में दिखने के लिए मिलती है। इसका सिंपली मीनिंग होता है वन आरएनए विथ मेनी राइबोसोम, वन आरएनए विथ मेनी राइबोसोम इज कॉल्ड पॉलीसोम। और ये हमें यूकारियोटिक सेल के अंदर नहीं देखने मिलता, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने मिलता है। सो पी से प्रोकैरियोटिक एंड पी से पॉलीसोम, पी से प्रोकैरियोटिक, पी से पॉलीसोम, ये याद रखना है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, ये क्या करती है, रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। सो इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, मैंने आपको बोला ना, सो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में फिर वो ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स हो गए, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, साइनोफाइशियल ग्रैन्यूल्स हो गए, उसके फॉर्म में ये क्या करेगी, इंक्लूजन बॉडीज बैक्टीरिया का स्टोर फूड रखेगी। सो इंक्लूजन बॉडी भी क्या है, नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन, मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ही है, ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती है। क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि इंक्लूजन बॉडी इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, रॉन्ग है, राइट है। सो आपको पता है कि ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि आपको पता है इंक्लूजन बॉडी एक तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही मिलती है, यूकारियोटिक सेल के अंदर इंक्लूजन बॉडीज नहीं मिलती है। अगर यूकारियोटिक सेल के अंदर इंक्लूजन बॉडी नहीं मिलती है, मतलब ये इंक्लूजन बॉडी क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती है। सो इंक्लूजन बॉडी क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, जो ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलती है। और वो क्या करेगी, वो स्टोर फूड करती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल एंड साइनोफाइशियल ग्रैन्यूल और फॉस्फेट ग्रैन्यूल। सो ये आपको याद रखना है। सो देखिए, सो बैक्टीरिया सेल के पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है, उसके पास पिल्लाई होता है, उसके पास फिमरे होता है। तो पिल्लाई किसके लिए होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करने के लिए होता है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करने के लिए होता है। फिमरे टू होल्ड, होल्ड के लिए होता है फिमरे। देन ये जो हमारा फ्लैजेला है मूवमेंट के लिए होता है। सीलिया भी होता है, सीलिया भी किसके लिए होती है, मूवमेंट के लिए होती है। फ्लैजेले के तीन पार्ट है फ्लैजेला के, कौन से, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो ये आपको याद रखना है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। सो अगर मैं टिपिकल फ्लैजेला का अगर आपको दिखाऊँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, तो कैसे होता, वो ऐसे होता है कुछ। क्या है उसका, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो ये है सपोज ये है बेसल बॉडी, ऐसे आ जाएगा इसका फिलामेंट, मतलब, और ये ऐसा आ जाएगा इसका हुक, ये है बेसल बॉडी, ये आ जाएगा हुक, और फिर ये आ जाएगा ऐसे इसका फिलामेंट। सो ये क्या है, ये है आपका टिपिकल फ्लैजेला, जिसके 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, देन आ जाएगा हुक, और उसके बाद आ जाएगा ये फिलामेंट। सो ये है आपका टिपिकल फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। ये मतलब हेल्प करता है मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी के लिए मदद करता है आपको फ्लैजेला। फिमरे किसके लिए यूज़ होते हैं, होल्ड के लिए, कुछ पकड़ना होगा ना कोई सरफेस, उसके लिए फिमरे होते हैं। हमने टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में तो बात कर ली है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है बेसिकली। सो
यूकारियोटिक सेल के अंदर क्या आ जाता है, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमल, फंजाई, ये जो 4 किंगडम है, इन 4 किंगडम के पास कौन सी सेल होती है, यूकारियोटिक सेल होती है। सो यूकारियोटिक सेल का बेसिकली इसके अंदर क्या बोला है कि भाई जो प्रोकारियोटिक सेल है मोस्टली जो बैक्टीरियल सेल है वगैरह ये थोड़ा थोड़ा सेम ही होता है, लेकिन यूकारियोटिक सेल क्या है बहुत ज़्यादा वेरी करती है। तो अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर हम ले लेंगे तो हमें पता चल जाता है कि भाई कितनी सारी चीज़ें हैं जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट है, और जो चीज़ें एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ऑल्दो प्लांट सेल इज ऑल्सो यूकारियोटिक सेल एंड एनिमल सेल इज ऑल्सो यूकारियोटिक सेल, बट स्टिल उनके बीच में कितना डिफरेंस है कि जो चीज़ें प्लांट सेल के पास है एनिमल सेल के पास वो है ही नहीं, डायरेक्ट एब्सेंट है, और जो चीज़ें एनिमल सेल के पास है वो प्लांट सेल के पास है ही नहीं। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, सो प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, उसके बाद जो सेल वॉल है आपको पता है एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, उसके पास प्लास्टिड नहीं होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है, सो ये सब कुछ एब्सेंट है एनिमल सेल के अंदर। और आपको पता है जो सेंट्रियोल होता है और सेंट्रियोल एब्सेंट है प्लांट सेल के अंदर। अब ये सेंट्रियोल क्या होता है बेसिकली, तो ड्यूरिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सेंट्रियोल क्या होता है। अब आपको क्या याद रखना है कि सेंट्रियोल एनिमल सेल के पास प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। और एनिमल सेल के अंदर कौन सी चीज़ें एब्सेंट होती है, तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है। सो ये चीज़ें लिख लो। अब आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सो पहले तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सबसे पहले हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में इतना कुछ पता नहीं था कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और हमें पता चली चीज़ें कि हाँ सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है क्या। सो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, सो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये होती है लिपिड के बाइलेयर। ये क्या है, ये है लिपिड की बाइलेयर। अब इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद क्या रखना है, पहले तो ये लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड भी कौन सा, फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। सो ये वाला लिपिड ज़्यादा होता है इसके अंदर फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अंदर भी कौन सा, लेसिथिन, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड ज़्यादा होता है, लिपिड की बाइलेयर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब कैसे होता है ये, तो बेसिकली इसके पास क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास 2 पार्ट होते हैं। कौन से 2 पार्ट होते हैं, वो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फोबिक और एक होता है फिलिक। जो फिलिक होता है मतलब वो प्यार करेगा, फोबिक मतलब डरेगा। सो जो लिपिड वाला पार्ट होता है वो डरता है और फोबिक किससे डरता है, पानी से डरता है। और ये जो है हमारा फिलिक वाला पार्ट मतलब वो प्यार करता है पानी से, तो वो कौन सा है, वो फॉस्फेट है। तो आपको क्या मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। तो आपको मिलेगा फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस का आपको हेड मिलेगा और आपको लिपिड की टेल मिलेगी। लिपिड की आपको मिलेगी टेल, लिपिड की पूंछ होती है, फॉस्फोरस का हेड होता है। अब मैं सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। सो ऐसे होता है। तो ये है आपका फॉस्फोरस का हेड, ठीक है। और यहाँ पर भी फिर क्या आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा आपका फॉस्फोरस का हेड। और इससे क्या होती है, इससे आपकी अटैच होती है ये लिपिड की टेल, ऐसे। सो ये हो जाएगा आपका फॉस्फोरस का हेड और ये हो जाएगी आपकी लिपिड की टेल, ये हो जाएगा फॉस्फोरस का। तो ऐसे पूरा ये गोल अज्यूम करना है। सो मैंने ये गोल गोल बना दिए। सो ये सारे फॉस्फोरस के हेड है और ये ऐसे लिपिड की टेल होगी, ठीक है। सो ये ऐसे लिपिड की टेल है। सो अज्यूम करो ये चीज़ें ऐसे ऐसे, तो ये लिपिड की टेल और ऐसे ये फॉस्फोरस का हेड। तो ऐसे, तो मैंने ये क्यों बनाया बेसिकली, इसलिए क्योंकि मुझे आपको वो प्रोटीन भी दिखाने हैं ना। तो यहाँ पर और एक ऐसे ऐसे ये कर लो। तो बेसिकली ये हमने कर लिया सारा ड्रॉ। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है ये क्या है, ये है फॉस्फोरस का हेड और ये है लिपिड की टेल। तो ऐसे आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर कोई टिपिकल सेल अगर मैं देखूँ ऐसे, तो ऐसे मैंने कर लिया। तो ये जो चीज़ है जो कि ऐसे दिख रही है, अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूँगी तो मुझे ऐसे दिखेगी, हाय इतना बड़ा, मतलब तो ये फॉस्फोरस के हेड है और ये लिपिड की टेल है। सो फॉस्फोरस का हेड होता है इसलिए इसे लिपिड की बाइलेयर कहते हैं। देखो 2 टांगे हैं ना, लिपिड की बाइलेयर कहते हैं। तो फॉस्फोरस का हेड और लिपिड का टेल। अब क्या होता है, अब अगर कोई टिपिकल सेल है तो उस सेल के अंदर क्या होता है, अंदर होता है साइटोप्लाज्म। तो ये पूरा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, मतलब पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होती है, नॉर्मल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो ये साइटोप्लाज्म है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है तो यहाँ से सपोज साइटोप्लाज्म है तो इसके अंदर पानी वानी भी होगा। तो इसलिए ये जो लिपिड है ये पानी से डरता है ना, तो इसलिए ये अपने पाँव अंदर कर लेता है। अब और ये जो सेल है, सेल के बाहर भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी पानी होगा। तो फिर ये डरता है ना, तो ये अपने पाँव मतलब अंदर कर लेता है। और ये तो कहता है कि हाँ पानी आ जा, क्योंकि ये पानी से क्या करता है, फॉस्फोरस प्यार करता है। तो ये मस्त से हंसता है पानी को देख के। तो फिर अब यहाँ पर हमें प्रोटीन करने हैं। तो ये टिपिकल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। अब प्रोटीन करने हैं। प्रोटीन भी 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी ईजिली हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। सो इंटीग्रल प्रोटीन देखो पूरा ऐसा धसा होता है, तो ये है इंटीग्रल प्रोटीन। और ये क्या है,
ऐसे ऊपर ही होते हैं, उसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, पेरीफेरी पे जो होते हैं। तो इसे ईजिली निकाल सकते हैं, इसे निकालने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इसे कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। उसके बाद इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, इसके अंदर आपको मिल जाएगा आपको ये मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। सो आप देखोगे ऐसे 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 कुछ कार्बोहाइड्रेट भी आपको दिखेगा। सो यही है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये है फॉस्फोरस के हेड और ये है आपके लिपिड के टेल, लिपिड की बाइलेयर। इसके अंदर ये प्रोटीन है, ये क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन एकदम अंदर धसा हुआ है। और आप देख सकते हो ये शुगर जो है, तो बेसिकली ये क्या है, इसे कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। और ये कौन सा है, मतलब ये जो ऊपर से मिलता है ना, ऊपर से दिखता है, उसे कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। सो ये देखो ऊपर से दिख रहा है, तो ये है पेरीफेरल प्रोटीन। और ये क्या है, ये एकदम इंटीग्रल प्रोटीन है। और ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली। तो ये पूरा आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है। और ये क्या है, देखो ये लिपिड की बाइलेयर है, सो आपकी लिपिड की बाइलेयर होती है। तो बस यही है। तो सेल मेम्ब्रेन से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या ही क्वेश्चन आएगा कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है कौन सी है, तो ये लिपिड की बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड ज़्यादा होता है इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर क्या है, 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। लिपिड की बाइलेयर बोला तो हमें लगता है लिपिड ज़्यादा होगा, बट लेट मी टेल यू प्रोटीन का देखो परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है। सो 52% प्रोटीन होता है एंड 40% क्या होता है, 40% होता है आपका लिपिड होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रेशियो प्रोटीन, मतलब ये रेशियो दिया है। सो ये कौन सी सेल ली है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, तो रेड ब्लड सेल। तो ये रेड ब्लड सेल का बताया गया है। तो भाई हमने रेड ब्लड सेल ली, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो मतलब रेड साइड मतलब सेल। सो रेड ब्लड सेल का अप्रॉक्सीमेटली हमें क्या मिला कि जो रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। और ये क्या करेगा, वेरी करेगा, अलग अलग सेल को आपको शायद अलग अलग चीज़ें मिलेगी। बट फॉर टिपिकल इरिथ्रोसाइट इज द रेड ब्लड सेल, उसके लिए क्या होगा, उसकी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो उसके अंदर 52% प्रोटीन मिलता है, 40% लिपिड मिलता है। और ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन से हम इंटीग्रल प्रोटीन एंड क्या बोलेंगे, पेरीफेरल प्रोटीन, जो ईजिली निकाल सकते हैं। सरफेस पे जो होते हैं उसे पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं, और जो एकदम अंदर धसे होते हैं, बरीड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होते हैं, उसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है, तो ये जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सो ये किसने दिया था, फ्लूइड मोसाइक मॉडल, ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कब दिया था, 1972 में दिया था। अब मतलब इसके अंदर क्या होता है कि भाई ये ना सेल मेम्ब्रेन जो इसके पास एबिलिटी होती है, ये थोड़ी थोड़ी ना ऐसी मूव करती रहती है, यही इन लोगों ने बोला था। तो बेसिकली अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो ये जो ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट का पार्ट करना है। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट मतलब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ट्रांसपोर्ट, तो क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, हाँ भाई होती है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है। एक तो होता है बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो एक आप बोल लोगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। सो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस का बाद में देखेंगे, शॉर्ट का देखने वाले हैं। शॉर्ट के अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आपको ये याद रखना है कि पैसिव के अंदर फिर से दो फर्दर टाइप है। पैसिव के अंदर जो फर्दर दो टाइप है वो कौन से हैं, वो ये है कि एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एक होता है आपका डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसके अंदर क्या लगती है, आपको एटीपी लगती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी मतलब क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल मतलब क्या है, ये है सेल का पैसा, मतलब क्या है, ये सेल को देता है एनर्जी। अब ये जो यहाँ पर एटीपी लगती है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, नो एटीपी, कोई एटीपी वीटीपी लगने नहीं वाली है, ये आपको रटना है, कोई एटीपी नहीं लगने वाली है। मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी एटीपी नहीं लगने वाली है। यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर आपको एक्टिव के अंदर एटीपी लगती है और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपके सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, तो सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो ये लिखो कि ये पोटेशियम क्या है, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर आयन। सोडियम क्या है, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रासेल्युलर आयन। ये अभी के अभी आपको लिखना है, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर आयन पोटेशियम, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रासेल्युलर आयन सोडियम। अब आपको क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर क्या होता है, ये सेल है, सेल के अंदर ऐसे पंप होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम एक एटीपी का खर्चा करते हैं। एक एटीपी का खर्चा करके बेसिकली जो दो पोटेशियम है वो सेल के अंदर फेंके जाते हैं और 3 सोडियम जो है वो सेल के बाहर फेंके जाते हैं। दो पोटेशियम सेल के अंदर और 3 सोडियम सेल के बाहर। सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर ऐसा होता है और ये चीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक एटीपी। तो देखो यहाँ पर एटीपी लगा
और यहाँ पर जो होता है ना पैसिव के अंदर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम चीज़ें यूज़ करते हैं, हम प्रोटीन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो और अगर हम चाहते हैं कि चीज़ें अंदर आए बाहर जाए, तो बेसिकली डिफ्यूजन के अंदर प्रोटीन यूज़ नहीं होता, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर यूज़ होता है, लेकिन प्रोटीन यूज़ करके भी हमें एटीपी नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि पैसिव का टाइप है ना, तो इसलिए यहाँ पर नो एटीपी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सेल के अंदर चीज़ें ट्रांसपोर्ट होगी वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वाया पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी लगती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी नहीं लगती है। पैसिव के दो टाइप है, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर प्रोटीन रिक्वायर होंगे लेकिन एटीपी नहीं लगेगी। एक टर्म है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस मतलब ये भी क्या करता है, वाया डिफ्यूजन, जो वाटर मूव करती है, पानी का जो डिफ्यूजन होता है ना, वाटर का डिफ्यूजन, वाटर के डिफ्यूजन को ही क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। सो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, तो अब मैं स्टॉप करती हूँ। सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल।